Hello everyone, welcome to Northeast PSC 10-minute special series. So in this video we are going to talk about global warming. Global warming ये टर्म हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा सुना है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस. तो ये ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, क्या इसके कॉजेज हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस. So my name is Pawan Kamboj. I take history, current affair and environment. I have done by UGC NET in history and I am teaching from last 5 years. So ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली में एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है अर्थ का, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. और ये जो इंक्रीज होता है ये कुछ गैसेस की वजह से होता है जिनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं. सो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो ग्रीन हाउस गैसेस है. एंड अभी ये सारी न्यूज में इसलिए क्योंकि हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से गैसेस को रिलीज करते जा रहे हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस का नंबर बढ़ रहा है और जिसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट होते हुए ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो बेसिकली हमारी एक्टिविटीज ने ये ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ाया जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. इस कॉन्सेप्ट को दिया था बाय जोसेफ फॉरियर ने 1824 में. ये ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल फेनोमिना है. अर्थ के नेचर में ऑलरेडी गैसेस प्रेजेंट थी जो कि मदद करती हैं सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करने के लिए ताकि अर्थ का एक नॉर्मल टेम्परेचर रह सके. अदरवाइज लाइफ पॉसिबल नहीं थी. तो एक जो टेम्परेचर चाहिए, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए, वो हुआ इसी वजह से क्योंकि कुछ गैसेस की एक ब्लैंकेट थी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को आने देती हैं लेकिन जब वो वापस जाती हैं तो उसको ट्रैप कर लेती हैं. बट पॉइंट बीइंग ये कि अब ये गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. मेन गैसेस जो है वो CO2 बोला जाता है, देन मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड और ऐसी और बहुत सारी गैसेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रीन हाउस. एंड इस पूरे इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है उसमें आर्गन भी प्रेजेंट है. नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है. पर आर्गन एक एनर्ट गैस है और ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होती ग्लोबल वार्मिंग के लिए. सो ग्रीन हाउस फेनोमिना को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा, ये एक चेंबर है जो कि ग्लास का चेंबर है. सो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आई, अंदर चली गई, लेकिन वापसी के टाइम पीरियड में इसको ट्रैप कर लिया सोलर रेडिएशन को. सो इस ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर हाई होगा एज कंपेयर टू आउटर. तो यहां पे लो टेम्परेचर होगा. सो इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि इस ग्रीन हाउस के अंदर जिनको हाई टेम्परेचर चाहिए था, पर क्योंकि इंवायरमेंट का टेम्परेचर लो है वहां ठंड पड़ती है. इस फेनोमिना से, इस पूरे प्रिंसिपल से, इस पूरे प्रोसेस से आप इस ग्रीन हाउस के अंदर वो सारे पेड़ पौधों को उगा सकते हैं. तो एक ये सिंपल तरीका है समझने का कि ग्रीन हाउस होता क्या है. अर्थ का भी ऐसे ही चेंबर, ऐसे ही गैसेस हैं जो कि गैसेस को अंदर आने देते हैं लेकिन वापसी के टाइम पीरियड में उसको ट्रैप कर लेती है. सो जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है वो आती हैं, ग्लास रूफ से निकलती हैं, फ्लोर के द्वारा ऑब्जॉर्ब हो जाती हैं और जब वो वापस जाती हैं तो लॉन्गर वेवलेंथ की हो जाती है, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाती. क्योंकि ये स्ट्रक्चर ओपन नहीं है एटमॉस्फेयर पे तो इसलिए हीट नहीं निकल सकती बाहर. सो द टेम्परेचर इनसाइड द ग्रीन हाउस राइजेस. इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. ऐसा ही सिमिलर प्रिंसिपल अर्थ भी इस्तेमाल करती है जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया. तो अर्थ का ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्रोसेस है जिससे जो रेडिएशंस हैं सन की वो एब्जॉर्ब की जाती हैं बाय ग्रीन हाउस गैसेस और उनको वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने दिया जाता है. तो ये अर्थ के सरफेस को इंसुलेट करती हैं और ये उसको फ्रीज होने से बचाती हैं. अदरवाइज अगर ये गैसेस नहीं होती तो ये टेम्परेचर अर्थ का काफी ज्यादा ठंडा होता. ये है अर्थ का ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब आप देखिए, सोलर रेडिएशन आ रही है, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है अर्थ के सरफेस से, कुछ क्लाउड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, गैसेस कर लेते हैं, वाटर वेपर कर लेते हैं, कुछ सरफेस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कुछ क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कुछ स्कैटर्ड बाय एयर.
सो ये जो एब्जॉर्प्शन है बाय अर्थ सरफेस, यही एक्चुअली में मेन रोल प्ले करता है अर्थ के टेम्परेचर इंक्रीज में। सोलर एनर्जी अर्थ में पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जो एनर्जी या जो वेव्स होती हैं वो हाई एनर्जी शॉर्ट वेव लेंथ की होती हैं जब वो अर्थ में एंट्री करती हैं। ये चीज याद रखिएगा, हाई एनर्जी एंड शॉर्ट वेव लेंथ। और जो सनलाइट आती है उसमें यूवी रेज होती है, विजुअल रेज होती है, इंफ्रारेड रेज होती है, ये सब हम पढ़ते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, वेयर एज विजिबल और इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थ तक पहुंचती हैं और उसमें भी एब्जॉर्प्शन होता है, जैसा कि मैंने आपको इस डायग्राम से समझाने की कोशिश की। सो जो थर्मल रेडिएशन है वो अर्थ को हीट करती है बाय द मींस ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये प्रोसेस से अर्थ हीट हो जाती है। एक बार जब अर्थ हीट हो जाती है तो ये अपनी एनर्जी को री एमिट करती है बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। अब जो रेडिएशन वापस जा रही है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, इसीलिए वो बाहर नहीं निकल पाती। जब अंदर आई थी वो शॉर्ट वेव थी, अब वो लॉन्ग वेव हो चुकी। बिकॉज कंपैरेटिवली अर्थ कूलर है सन से। सो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सारी लॉन्ग वेव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इनको अर्थ सरफेस से बाहर जाने नहीं देती। अगर ये अलाउ करती होती तो शायद चीजें नॉर्मल रहती, पर बिकॉज ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं, यही मेन प्रॉब्लम है। सो द ग्रीन हाउस गैस देन री एमिट दिस एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन, जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस वार्म होता है और टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, सबका टेम्परेचर हाई होने लग जाता है। तो बड़ा बेसिक, अगर मैं फिर से रिपीट करूं, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो इस ग्रीन हाउस के गैसेस के कंसंट्रेशन को बढ़ा रही है। जो नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन था वो एक्चुअली में प्री रिक्विस्टिक, वो रिक्वायर्ड है, पर ह्यूमन एक्टिविटीज उसको बढ़ा रही है। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या कुछ इंपॉर्टेंस है? जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, ये एक नेचुरल फेनोमिना है और ये बहुत मिलियन ऑफ ईयर से हो रहा है अर्थ में। लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस फेनोमिना ओनली, क्योंकि ये वाटर वेपर और बाकी सारी गैसेस ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये 95% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस वार्मिंग यही करते हैं। सो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ये नेचुरल ग्रीन हाउस की वजह से है। अगर ये फेनोमेना नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर एज एक्सपेक्टेड -17 डिग्री सेल्सियस होता, और इस -17 डिग्री सेल्सियस पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती होती। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर लोग आर्कटिक अंटार्कटिक वाले इलाके में या ठंडे देशों में भी रहते हैं। वो इसलिए रह पाते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर और बाकी सारी चीजें हैं, और वो एक दूसरे को, पूरा दुनिया में चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं, ट्रांसमिट होती है, इसलिए पॉसिबल है। अदरवाइज -17 डिग्री पे लाइफ पॉसिबल नहीं थी, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं था, बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ग्रीन हाउस गैसेस होती कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी गैसेस कैपेबल हैं जो कि अर्थ सरफेस को हीट करने की, इसलिए इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं और इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए NO2 एक कूलिंग गैस है, N2O एक ग्रीन हाउस गैस है, ये कंफ्यूज मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में इसी तरीके से बच्चे याद रख के जाते हैं, अरे नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और जैसे उनको नाइट्रोजन वाला कुछ भी दिखता है वो मार्क कर देते हैं, ये नहीं देखते कि NO2 है या N2O है। सो ये मेन 6 फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वाटर वेपर का, देन कार्बन डाइऑक्साइड का, देन मीथेन का, ओजोन भी ग्रीन हाउस की तरफ,
एक कंट्रीब्यूशन देती है। नाइट्रस ऑक्साइड हो गया एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। सो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के कुछ नेचुरल कॉजेज हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, सॉरी, कुछ नेचुरल कॉजेज हैं जैसे वॉल्केनोज हो गए, वाटर वेपर हो गए, मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट हो गए, फॉरेस्ट ब्लेजेस हो गए, ये नेचुरल कॉजेज है। यानी ये नेचुरली होते आए हैं और ये नेचुरली होते हैं। वॉल्केनो जब एमिट होते हैं तो जो ऐश है, जो स्मोक है, वो एटमॉस्फेयर में जाता है और इंपैक्ट करता है क्लाइमेट को। ऐसे ही वाटर वेपर है, परमाफ्रॉस्ट का मेल्ट होना है, फॉरेस्ट ब्लेजेस है, ये सब नेचुरल कारण है। ह्यूमन कारण क्या है, मैनमेड कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन, व्हीकल्स का यूज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज, जो कि एज अ कूलिंग एजेंट इस्तेमाल होती है, रेफ्रिजरेटर्स, एसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर में मीथेन गैस रिलीज होती है, और भी काफी सारी गैसेस रिलीज होती है। पानी जब खेतों में लगाया जाता है, वाटर वेपर, तो एग्रीकल्चर भी रिस्पॉन्सिबल है। ओवर पॉपुलेशन भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन की वजह से एरिया क्लियर करना पड़ता है, बाकी सारी चीजें क्लियर करनी पड़ती हैं। और ये सारी पॉपुलेशन कोई ना कोई एक्टिविटी जब करेगी तो ये भी टेम्परेचर और ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज करेगी। सो इसका इंपैक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग का? टेम्परेचर बढ़ना। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसा माना जा रहा है कि जो एक्सपेक्टेड टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है 1 से 1.5 डिग्री, 2 डिग्री, जैसा होना चाहिए था इंडस्ट्रियल लेवल पे, उससे काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। और जब ये इंक्रीज होता है तो पूरी दुनिया के सिस्टम को बिगाड़ देता है। आप एक चीज समझिए कि चीजें अगर बैलेंस है तो बैलेंस है, पर अगर आपने एक जगह कहीं डिस्टरबेंस किया तो ये जितनी भी बैलेंसिंग है ये सब खत्म हो जाएगी। इससे इकोसिस्टम पे भी थ्रेट आता है। और ये ग्लोबल वार्मिंग ही एक्चुअली में क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तभी आप देखिए, बेमौसम बारिश हो रही है, गर्मी है तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, सर्दियां, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, बारिश पैचेस में हो रही है लेकिन बहुत ज्यादा पैचेस में बारिश हो रही है। उन सारे एरियाज में बारिश हो रही है जहां नॉर्मली बारिश नहीं होती थी, और वो एरिया जहां नॉर्मली काफी अच्छी बारिश होती थी वहां बारिश नहीं हो रही। इन सारी चीजों की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट और ह्यूमिडिटी में चेंज होता है, जिसकी वजह से मॉस्किटोज बढ़ेंगे, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे और उससे भी बीमारियां बढ़ती हैं। बीमारियों की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से इकोसिस्टम में नुकसान पहुंचने की वजह से मृत्यु होती है, हाई मोर्टेलिटी रेट होते हैं। और इन सारी चीजों के साथ साथ लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट भी होता है। बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। सो एक तरीके से आप इसको एक सिंगल फेनोमेना नहीं मानिए, इसके इम्पैक्ट, इसके जो भी आप कहें मेजर इम्पैक्ट मल्टीपल सेक्टर्स में होते हैं, मल्टीपल डायमेंशंस पे होते हैं, और ये कोई सिंगल फेनोमेना नहीं है, ये पूरी अर्थ को इफेक्ट करता है। और वो इफेक्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है हमारी लाइफ के लिए अर्थ पे, और बहुत सारी और चीजें इसकी वजह से एज अ आउटकम इसके साथ एसोसिएट होती है। सो दिस वाज ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें हमने ग्लोबल वार्मिंग को समझा बहुत बेसिक तरीके से, कुछ गैसेस को समझने की कोशिश की, और एसोसिएटेड फेनोमेना को समझने की कोशिश की, और ये समझा कि ये नेचुरली भी होता है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो मैन मेड ग्लोबल वार्मिंग या मैन मेड इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। सो आई होप आप लोगों को बेसिक चीजें क्लियर हुई होंगी। ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी हमारे नॉर्थ ईस्ट पीएससी के चैनल पे। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।